आपने नीट यूजी में देखा समय जाया हुआ स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स इंतजार करते रहे कि कब आए रिजल्ट और कब हम करें। समय से चीजें नहीं होंगी तो क्लैट में भी मामला फंसेगा। बच्चे जिस ट्रॉमा में रहते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं बच्चे, वो सब कुछ भूल के इसकी तैयारी करते हैं, तो ये तो मतलब कि टॉर्चर है। जब गलती एक्सपर्ट्स की है, आपको जिस जिम्मेदारी के लिए बिठाया गया, आपने जो जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभाई, जो पैसा बच्चे भर रहे हैं आपको भरना चाहिए। कहाँ पर आप अपनी एक्सपर्टाइज को लीक कर रहे हैं कि आप जब क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप जो उत्तर कुंजी दे रहे हैं वो गलत है। इसको देखने की ज़रूरत है और जो भी बॉडी है भारत में, चाहे वो एनटीए है, चाहे वो एनबीई है, जो एग्ज़ाम कंडक्शन करता है, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि क्वेश्चन पेपर का जो गुणवत्ता है, जो क्वेश्चन पेपर का जो क्वालिटी है, उसको इंश्योर करें। 1000 रुपये मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्शन आप पर क्वेश्चन के 1000 रुपये दर्ज कराने के आपको पैसे देने पड़ते हैं। स्टूडेंट्स ने यहाँ तक भी किया। सबसे बड़ी बात है, हमारे एजुकेशन सिस्टम पे सवाल उठते हैं क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। 5 से 6 महीने स्टूडेंट रुक के इंतजार करे, उसके बाद भी फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का वेट करें। प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, पूरा वर्ल्ड इसको देखता है और इसमें सिर्फ इंडिया के स्टूडेंट नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप इसमें समझिए, इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पेपर्स कई बार हमने देखे लीक होते हुए, और जो वहाँ पर सेटर बैठे हैं, जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी होती है कि बच्चों की भविष्य ना बर्बाद हो। तो वहाँ आखिर कैसे लोग बैठे हैं जो इस तरह की गड़बड़ी हो रही है कि क्वेश्चन ही गलत दे रहे हैं। अगर आप नीट पीजी को देखें तो पिछले साल का जो नीट पीजी का एग्ज़ाम हुआ, काफ़ी लंबी कोर्ट में लड़ाई चली, लेकिन आंसर की पब्लिश नहीं किया गया। इतने सवाल उठते हैं, इतनी बार मामला कोर्ट में जाता है, ऐसा कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं डेवलप किया जाता कि ये चेक्स एंड बैलेंसेज इतने हों कि जो फाइनल आउटपुट आए हमारा, उस पर फिर उंगली ना उठे। प्रश्न पत्र वाला पंगा क्या एक बार फिर शुरू होगा? नीट यूजी में कहा जा रहा है कि पेपर टफ था। क्या ये क्वेश्चंस जो हैं वो सिलेबस के बाहर थे? क्या अब ये लड़ाई कोर्ट रूम में जाएगी? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे एक और विवाद चल रहा है पहले से। क्लैट यूजी 2025 का रिजल्ट दिसंबर में आया और आज मई है और अभी तक उसमें दाखिला नहीं हो पा रहा है बच्चों का। 6 महीने एक क्वेश्चन पेपर अगर आप गलत सेट करते हैं तो बच्चों के ज़िंदगी के 6 महीने, और ये लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल होता है। जो लोग क्वेश्चन देखकर करके आ चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, जिनका एडमिशन होना है, वो अब इस इंतज़ार में है कि कोर्ट कहे कि हाँ आप क्लीन है, आपका एडमिशन, आप जा सकते हैं। हाई कोर्ट कहता है कि नहीं, आप फिर से रिवाइज करिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम अभी रिव्यू करेंगे। और इसमें 2 पक्ष हो जाते हैं। एक पक्ष जिसका रिजल्ट आ चुका है वो चाहता है कि ये रिजल्ट यही रहे। दूसरा पक्ष वो है जो चाहता है कि अगर रिजल्ट फिर से जारी होता है तो उसके चांसेस बन जाते हैं। इन सब के बीच एक अधर वाली स्थिति रहती है। हम सिर्फ प्रश्न पत्र वाले पंगे पर बात करेंगे कि अभी जो नीट यूजी का जो रिजल्ट आया है, क्या आपको लग रहा है कि क्लैट यूजी की तरह एक नया विवाद शुरू हो सकता है? हो सकता है। देखिए, कुछ क्वेश्चंस जो है, खास करके फिजिक्स में, वो कुछ क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं। मतलब इतने डिफ़िकल्ट हैं जो एक क्लास 12th पास करके जो स्टूडेंट आ रहा है और ख़ास करके जिसे मेडिकल एग्ज़ाम में जाना, मेडिकल पढ़ना है, उसके लिए आप फिज़िक्स के इस तरह के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा है, डिस्प्यूट में है। अब वो सिलेबस के कितने बाहर है उसका मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन क्वेश्चन जो है 4-5 बहुत डिफ़िकल्ट हैं फॉर इवन अ वेरी वेरी गुड स्टूडेंट, उनके लिए भी वो मुश्किल है। तो इस तरह का सवाल उसमें है। साथ ही बॉटनी का भी 2 सवाल है जो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। और क्वेश्चन पेपर का जो विवाद है कोई इस एग्ज़ाम में नहीं है, लगातार ये हर एग्ज़ाम में ये चीज़ें आ रही हैं। चाहे वो पिछले साल का नीट का एग्ज़ाम था जिसमें भी कई क्वेश्चन पेपर में ग्रेस मार्क्स देना और क्वेश्चन का डिस्प्यूट होना हर साल बना रहता है। क्लैट में इस साल जो हो रहा है वो काफ़ी लंबा खींच रहा है और पहले डिसीजन में 2 क्वेश्चन को एबॉलिश किया गया, उसके बाद फिर से कई सवालों को शक के दायरे में रखा गया है, 2 सवालों को और एबॉलिश किया गया। अभी तक उसका रिव्यू चल रहा है। ये जो रिव्यू चल रहा है, आप अशोक कुमार सिंह को सुन रहे हैं। अशोक कुमार सिंह बॉडबास करके काउंसलिंग सर्विस यूनिट चलाते हैं और इनका लगातार ये कंसर्न रहता है कि ये जो एग्ज़ाम्स हैं
ये कैसे ठीक हों, स्टूडेंट्स का कैसे हित हो, क्या लोग करें, कैसे करें, ये जो पूरा ट्रॉमा में पेरेंट्स रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, उसके बीच ये एक और स्ट्रेस लीगल फाइट का। शालू, बिल्कुल, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं एग्ज़ाम्स, बोला जाता है कि बच्चे जो होते हैं देश के भविष्य होते हैं, और ऐसे में यहाँ तक कि सर 10th और 12th के भी क्वेश्चन पेपर्स कई बार हमने देखे लीक होते हुए, और जो वहाँ पर सेटर बैठे हैं, जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी होती है कि बच्चों की भविष्य ना बर्बाद हो। तो वहाँ आखिर कैसे लोग बैठे हैं जो इस तरह की गड़बड़ी हो रही है कि क्वेश्चन ही गलत दे रहे हैं? जी देखिए, ये जो है क्वेश्चन पेपर फिर आंसर की को रिलीज़ करना, ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। और इसमें तो आप नीट यूजी में ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर डिस्प्यूट में है। अगर आप नीट पीजी को देखें तो पिछले साल का जो नीट पीजी का एग्ज़ाम हुआ, काफ़ी लंबी कोर्ट में लड़ाई चली, लेकिन आंसर की पब्लिश नहीं किया गया। इस बार फिर से जो एनबीई ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है और उसका अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है नीट पीजी एग्ज़ाम के लिए। फिर से 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम है, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, पता नहीं आंसर की रिलीज़ होगा कि नहीं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, आंसर की है, ये एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और जहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी है, जहाँ पे हम आंसर की को देखते हैं, तो वहाँ इतने लीगल बैटल्स हैं। क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड, हमारे पास बहुत ऐसे एक्सपर्ट लोग हैं जो क्वेश्चन पेपर को पहले से रिव्यू करें और क्वेश्चन पेपर को सही ढंग से एनालाइज करते हुए, ख़ास करके ऐसे जो रेस्पेक्टेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उसमें क्वेश्चन पेपर का किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर का विवाद नहीं होना चाहिए, ये बात अशोक सिंह कह रहे हैं, ये बात हिंदुस्तान के तमाम लोग कह रहे हैं, लेकिन विवाद हो जाता है साहब। हर एग्ज़ाम के बाद कोर्ट में चले जाते हैं लोग, हर एग्ज़ाम के बाद बच्चों को 5-5 महीने 6-6 महीने इंतज़ार करना पड़ता है। पिछले साल नीट यूजी का पूरा विवाद हुआ, रिवाइज आए, ग्रेस मार्क्स आया, एनटीए पूरे विवादों में रहा, और उसके बाद पूरा 2 से 3 महीने बर्बाद हो गए। हम ये कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है, यूथ को आगे बढ़ना है, उसके समय की कीमत अगर नहीं समझी जाएगी, शैलेंद्र जी, ये जो पूरे प्रश्न पत्र वाला पंगा है, ये जो ट्रेंड है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे लगता है कि कोर्ट में भी मामला जाता है तो सेशन तो टाइम से शुरू होता है, लेकिन ये जो बीच का टाइम से नहीं हो रहा है, एडमिशन ही नहीं हो पा रहा है ना साहब। नहीं, एडमिशन तो क्लैट वाला भी जुलाई में शुरू होना है। अब हम होप कर रहे हैं कि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का कुछ आ जाएगा, लेकिन मसला वो नहीं। मसला ये है कि ये 2-3 महीने का जो पीरियड होता है, जब या 4 महीने का पीरियड या जो भी है, बच्चे जिस ट्रॉमा में रहते हैं, सही बात। एक्चुअल चीज़ ये है कि भाई बच्चे जिस मतलब अनसर्टेनिटी में जी रहे होते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं बच्चे, वो सब कुछ भूल के इसकी तैयारी करते हैं, तो ये तो मतलब कि टॉर्चर है, ये टॉर्चर है। और मुझे समझ में नहीं आता कि भाई इतने सवाल उठते हैं, इतनी बार मामला कोर्ट में जाता है, ऐसा कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं डेवलप किया जाता कि इनके चेक्स एंड बैलेंसेज इतने हों कि जो फाइनल आउटपुट आए हमारा, उस पर फिर उंगली ना उठे। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होना, मेरी समझ जहाँ तक है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होना कोई इशू नहीं है। आप क्या है ना कि इस तरह के लिटमस टेस्ट से ही हमारे टैलेंट भी निकल के सामने आते हैं। डिफ़िकल्ट है क्वेश्चन तो सबके लिए है, तो ये मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं है। लेकिन क्वेश्चन का गलत होना, आंसर की गलत रिलीज होना, ये तो मतलब क्राइम है। ये क्राइम है जो बिल्कुल यूथ के साथ सिस्टम हमारा कर रहा है। इसको एकदम चेक किया जाना चाहिए। ये जो बात कह रहे हैं कि स्ट्रेस है और इसके बाद समय भी जाया होता है। आपने नीट यूजी में देखा, समय जाया हुआ स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स इंतजार करते रहे कि कब आए रिजल्ट और कब हम करें। अभी भी अगर समय से चीज़ें नहीं होंगी तो क्लैट में भी मामला फंसेगा। ये शालिनी, आपका कोई सवाल हो तो अशोक से कर सकते हैं। बिल्कुल, मेरा यही सवाल है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरीके की जो धांधली शुरू होती है वो बिल्कुल निचले स्तर से, आपके कोचिंग सेंटर से शुरू होना, फिर क्वेश्चन पेपर में गलत क्वेश्चन आना। क्लैट में भी यही हुआ कि जनरल नॉलेज और मैथ्स के क्वेश्चन गलत आए। और सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट्स के साथ आप ये देखिए, पहले तो पढ़ाई लिखाई में खर्चा करें, उसके बाद पेपर दे के इंतज़ार करें, क्वेश्चन पेपर गलत आ जाए तो और इसमें दिक्कत है। 1000 रुपये ऑब्जेक्शन दर्ज कराने के लिए भी स्टूडेंट्स ने दिए हैं। लगते हैं, हाँ दिए हैं 1000 रुपये। मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्शन आप पर क्वेश्चन के 1000 रुपये दर्ज कराने के आपको पैसे देने पड़ते। स्टूडेंट्स ने यहाँ तक भी किया। फिर नीट में भी ये सब हुआ है कि क्वेश्चंस गलत आ रहे हैं। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? और हम सबसे बड़ी बात है, हमारे एजुकेशन सिस्टम पे सवाल उठते हैं। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से सवाल स्टूडेंट्स को पूछना चाहिए, देश से पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों बार बार, क्यों
क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। 5 से 6 महीने स्टूडेंट रुक के इंतजार करे, उसके बाद भी फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का वेट करे उनके जजमेंट का। देखिए, ये शालिनी जी ने बहुत अच्छा पॉइंट कहा। सरकार हर स्टेप पे आपसे पैसे लेती है। नीट में भी अगर आपको लगता है जब आंसर की रिलीज़ होगा, अभी ऑफिशियल आंसर की आएगा, अभी तो कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना अनऑफिशियल आंसर की रिलीज़ कर रहे हैं, एनटीए भी अपना ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ करेगा, फिर आपको चैलेंज का मौका देता है। लेकिन जब भी आप चैलेंज करते हैं तो पर क्वेश्चन आपको पे करना पड़ता है। तो जब आप पे कर रहे हैं तो आपको जस्टिस मिलना चाहिए, और जो पीछे जो लोग क्वेश्चन चाहे प्रिपेयर कर रहे हैं या आंसर की बना रहे हैं, तो इसमें जो है बहुत प्रोफेशनल अप्रोच का होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पेपर टफ होना ठीक है, क्वेश्चन पेपर टफ रहता है, जेडब्ल्यू एडवांस का भी क्वेश्चन पेपर टफ रहता है, और क्वेश्चन पेपर जो है एकदम 2024 से 2025 में बहुत बड़ा एक ही बार में क्वांटम जंप आया है। अब वो कितना क्या है, कितना सिलेबस से है, ये तो एक्सपर्ट लोग बताएंगे और एनटीए इसके बारे में कमेंट करेगा। लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ ये एक एग्ज़ाम नहीं, चाहे आप क्लैट को देखें, क्या उसमें भी आंसर की भी रिलीज़ हुई, उसके बाद भी मामला क्यों कोर्ट में जा रहा है? इसका मतलब है कि जो एक्सपर्ट लोगों ने आंसर की रिलीज़ किया, वहाँ पर भी वो ठीक से जांच नहीं किया गया, उसके बाद भी एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट वो जाता रहता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि हम अपने कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं ये क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन के ऊपर में, और पैसे भी भर रहे हैं। और जहां अभी पीजी के एग्ज़ाम में हमने इस चीज़ का, पीजी के एग्ज़ाम में बहुत बड़ा गलत हमने काम किया। हमने तो वो ट्रांसपेरेंसी को भी कट कर दिया, हमने आंसर की रिलीज़ नहीं किया। तो एनबीए ने अगर आंसर की रिलीज़ नहीं किया तो स्टूडेंट तो है वो हमेशा, उसे समझ ही नहीं है कि उसने कितने सवाल सही किए या गलत किए। प्लस 2024 में अचानक से एग्ज़ाम को 2 शिफ्ट में किया गया, नीट पीजी को, और नॉर्मलाइजेशन लगाया गया। तो ये सारी चीज़ें आप अचानक से नहीं कर सकते हैं, आपको इसके लिए पहले से अपने नोटिस जारी करने हैं, सब चीज़ें बनानी है। और जब आप हर एग्ज़ाम के कंडक्शन के लिए पैसे चार्ज कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम कंडक्शन इस बार अच्छा हुआ है, अभी तक जो फीडबैक है, तो एग्ज़ाम कंडक्शन एक मैटर है। लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड भी एक्सपर्ट लोगों को तय करना चाहिए। और क्वेश्चन पेपर के बाद जो आंसर की है तो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, पूरा वर्ल्ड इसको देखता है, और इसमें सिर्फ इंडिया के स्टूडेंट नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप इसमें समझिए, इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये एग्ज़ाम इंटरनेशनल सेंटर्स पर कंडक्ट हो रहा है। तो आप अगर इन चीज़ों को अगर सही नहीं रखेंगे तो इंडिया की इमेज भी अच्छी नहीं जाती है, और एनआरआई भी आप अट्रैक्ट नहीं होंगे एग्ज़ाम लिखने के लिए। ये जो एजुकेशन में, आप एजुकेशन बाहर से एनआरआई आए, आपकी फीस में बेनिफिट होगा, इंस्टीट्यूट्स जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं उनको बेनिफिट होगा। वक्ता, ये जो पूरा प्रश्न पत्र वाला पंगा है जिसकी वजह से सब ट्रॉमा में है, पूरा एजुकेशन सिस्टम सवालों के घेरे में है, कैसे होगा ये करेक्ट? कैसे होगा करेक्ट, ये तो मैं अशोक सर बताएंगे। और इसी पर मैं सवाल भी करना चाहूँगी कि जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो बच्चे अपना भविष्य तय करने के लिए उस एग्ज़ाम की तैयारी सालों सालों से कर रहे हैं, और आपको बैठकर उस एक्सपर्टाइज को उन क्वेश्चन पेपर्स में दिखाना है, तो कहाँ पर आप अपनी एक्सपर्टाइज को लीक कर रहे हैं कि आप जब क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप जो उत्तर कुंजी दे रहे हैं वो गलत है? क्योंकि बच्चा तो उस वक्त कंफ्यूज होता है ना, वो ये तय नहीं कर पाएगा कि क्या गलत था क्या सही था, उसने किस पर टिक किया, क्या वो सही था क्या गलत था। क्या जब बनाते हैं ये एग्ज़ाम, ये जो इसकी पूरी प्रक्रिया होती है, एक्सपर्ट लोग जब ये क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, तो क्या इसके पीछे ये कोई ऐसी रणनीति होती है कि जानबूझकर ऐसी गलतियां होती हैं, या फिर आपको लगता है कि उन्हें खुद नहीं समझ में आता कि उत्तर कुंजी गलत दे दी गई है? ये जवाब दीजिए, फिर इससे रिलेटेड एक सवाल और मैं करूंगा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि जानबूझ के कोई गलत क्वेश्चन बनाता है। ये एक एक्सपर्टाइज है, इसलिए हाँ, बिल्कुल। और यस, और वो हाईली पेड एक्सपर्ट हैं जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। वो कोई साधारण कोई कोचिंग के टीचर नहीं बना रहे हैं, वो भारत के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में बहुत सीनियर प्रोफेसर्स हैं जो क्वेश्चंस को बना रहे हैं। प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, पूरा वर्ल्ड इसको देखता है, और इसमें सिर्फ इंडिया के स्टूडेंट नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप इसमें समझिए, इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसको देखने की ज़रूरत है।
और जो भी बॉडी है भारत में, चाहे वो एनटीए है, चाहे वो एनबीई है, जो एग्ज़ाम कंडक्शन करता है, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि क्वेश्चन पेपर का जो गुणवत्ता है, जो क्वेश्चन पेपर का जो क्वालिटी है, उसको इंश्योर करें। एक चीज क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ये जो एक्सपर्टाइज क्वेश्चंस बनाते हैं और जब गलती एक्सपर्ट्स की है, आपको जिस जिम्मेदारी के लिए बिठाया गया, आपने जो जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभाई, जो पैसा बच्चे भर रहे हैं, आपको भरना चाहिए? जी ज़रूर ज़रूर ज़रूर, आपका इसमें बिल्कुल सही कहना है वक्ता। अभी तक किसी को आप कभी अकाउंटेबल नहीं बनाया गया, पर बनाना चाहिए। नहीं, लेकिन अकाउंटेबल अगर बनाते हैं मान लीजिए, तो क्या उतना फीस पे कर रहे हैं कि वो उतनी अकाउंटेबिलिटी रिवर्स कर पाए? नहीं, उतनी वो तो कभी रिवर्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो लाखों स्टूडेंट्स एग्ज़ाम लिख रहे हैं और आप लाखों स्टूडेंट से आप एक फ़ीस ले रहे हैं डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से। तो जो 1500-1600 रुपये जनरल कैटेगरी का बच्चा नीट एग्ज़ाम को लिखने के लिए देता है, तो आप ये समझिए कि 22 लाख स्टूडेंट आपको दे रहा है, तो काफ़ी बड़ा पैसा आता है और उसको सही ढंग से यूटिलाइज़ होना चाहिए और सही ढंग से ये अकाउंटेबिलिटी भी सेट होनी चाहिए। और गवर्नमेंट ने अच्छे स्टेप्स भी लिए हैं। इस साल एग्ज़ाम कंडक्शन के ऊपर में बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। और अब रहा क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड को, तो मैं इस चैनल के माध्यम से पिछले साल एग्ज़ाम कंडक्शन के ऊपर में भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स रेज़ किए थे और इस बार वो सबको लागू किया गया है। क्योंकि पिछले साल आप देखेंगे मौकरी हो गई थी एग्ज़ाम कंडक्शन के लिए कि छोटे छोटे सीकर जैसे छोटे शहर में प्राइवेट छोटे छोटे स्कूलों में सेंटर बना दिए गए थे, जिससे ये एग्ज़ाम कंडक्शन में बहुत प्रॉब्लम हुई। इस बार गवर्नमेंट ने उसको बहुत सीरियसली लिया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को भी सीरियसली लेगी, क्योंकि ये मामला एक एग्ज़ाम का नहीं, कई एग्ज़ाम का और भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो उम्मीद ज़रूर करता हूं कि अगले साल ये सब रिपीट नहीं होगा और जल्द से जल्द इन सब चीज़ों के ऊपर में। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, समझना भी चाहता हूं। कई बार होता है कि कोई बच्चा केमिस्ट्री से शुरू किया, किसी ने बायो से शुरू किया, किसी ने फिजिक्स से शुरू किया, तो ऐसा भी हो सकता है कि फिजिक्स पहले आपने अटेम्प्ट किया, अगर वहाँ पर आप 4-5 सवाल आपको लगा कि बहुत हैवी है, वहाँ से एक लोड स्टूडेंट्स के दिमाग पे आया, फिर उसका असर बाकी पेपर्स पे पड़ा, ऐसा भी हो सकता है? हाँ, ये आपने बहुत सही सवाल किया है। इसको हम लोग जब भी काउंसलिंग करते हैं तो ये टाइम मैनेजमेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आप सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट से शुरू करते हैं तो आप डिप्रेस हो जाते हैं पहले ही। तो जो भी स्टूडेंट फिजिक्स के साथ एग्ज़ाम को स्टार्ट किया होगा, तो फिजिक्स काफ़ी लेंदी था और उसके बाद जब क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होते हैं तो आप एकदम से आपको जो है शॉक लगता है और फिर आप दूसरे क्वेश्चन जो सही कर भी सकते थे उसके लिए भी आप घबरा जाते हैं। तो हमेशा जो एडवाइजेबल है, रिकमेंडेड है कि अनटिल अनलेस आप एकदम फिजिक्स में तोप हैं, आपको बायोलॉजी के साथ ये स्टार्ट करना चाहिए और जो सही आता है आपको सवाल, पहले उसको आपको करते जाना चाहिए और जो क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है उसको स्किप करना चाहिए। तो ये सही रणनीति रहती है और ये हम लोग बच्चों को ये सारी बातें बताते हैं। ये टाइम मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। हाँ, प्रश्न पत्र वाले पंगे पर एक सवाल शैलेंद्र जी का। नहीं, उस पर नहीं, ये टाइम मैनेजमेंट की बात कही, तो सर ने जो बताया वो एक जनरल रूल बताया, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कोई फाइनल रूल नहीं होता है। हो सकता है कि मेरे लिए, मैं खुद को कंफर्टेबल इसी में फील करता हूँ कि जो टफ चीज़ है उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दूँ और बाद में जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको कम टाइम में भी हम सॉल्व कर सकते। ये वेरी करता है। ये एक जनरल बात इन्होंने कही है, जो मतलब कि पैटर्न जो बताया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये तो बच्चा, हर बच्चे पर ये वेरी करता है। मैं कई बच्चों से ऐसा मिला हूँ जिन्होंने बहुत सक्सेसफुली निकाले हैं एग्ज़ाम्स और उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा ये पैटर्न है कि मैं जो टफेस्ट है उसको मैं सबसे पहले लेता हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम ले सकता हूँ और बाद में जो मुझे मालूम है, जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस है, वो कम टाइम में मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। इसमें मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। जी। तो मुझे लगता है कि ये ठीक बात है। सर ने एक बताई कि एक जनरल बात बताई है इन्होंने, लेकिन कुछ है एड ऑन क्वेश्चन? नहीं। हाँ। देखिए शैलेंद्र जी, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी करता है, पर एक चीज़ देखिए, इस बार जो है एक बड़ा शॉकर ये भी था जो हम लोग बच्चों को बताते हैं। थोड़ा मैं डिटेल में जा रहा हूँ, ये जो टाइम मैनेजमेंट की चीज़ के बारे में आए। देखिए, जो बायोलॉजी वाला हिस्सा होता है, तो जो बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है वो उसको 30 मिनट का टाइम देता है, लेकिन इस बार जो है बायोलॉजी का क्वेश्चन लेंदी था।
तो जो शैलेंद्र जी कह रहे हैं, मेरे एक स्टूडेंट का यही फीडबैक है कल का, कि वो फिजिक्स से ही स्टार्ट करता है हमेशा क्वेश्चन पेपर को, और फिजिक्स से स्टार्ट करने के कारण चूंकि फिजिक्स में उसने 1.5 घंटे खपा दिए, और फिर बायोलॉजी भी लेंदी होने के कारण वो क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाया। तो ये एडवाइजेबल, देखिए हमारी तरफ से ये जो रिकमेंडेड रहता है 99% पे, कि आपको हमेशा अपने स्ट्रेंथ पे चलना चाहिए। मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, मैं फिजिक्स बायोलॉजी नहीं कर रहा हूँ, जो आपका स्ट्रेंथ है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बायोलॉजी में, क्योंकि यहाँ इमोशनल कोई है नहीं, चाहे आप फिजिक्स का सवाल को सही बनाते हैं या बायोलॉजी के, आपको सही सवाल पे 4 ही नंबर मिलने वाले हैं। कोई ऐसा नहीं है कि फिजिक्स का सवाल सही बना दिया तो उसके लिए 8 नंबर है। तो और ये जो है, ये बच्चों को भी समझना होता है, और ये सब एक रणनीति का हिस्सा होता है। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ये इसमें आपकी स्ट्रैटेजी भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, और अशोक कुमार सिंह काउंसलर हैं हमारे साथ, और इनके साथ हमारा एसोसिएशन और भी रहेगा। शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पे जो भी आपकी राय है, जो भी आप समझते हैं, जो भी आपके सवाल हैं, आप बताइए। ये जो प्रश्न पत्र वाला पंगा है, आज हमारी ये जो चर्चा है, इसका मकसद यही है कि प्रश्न पत्र बनाने वाले लोगों पर प्रश्न ना उठे, इसके लिए क्या तैयारी है, सरकार क्या कदम उठा रही है, आपके जहन में क्या सवाल है, क्या प्रश्न बनाने वाले आपके समय की बर्बादी कर रहे हैं, क्या वो देश के रिसोर्स को बर्बाद कर रहे हैं, क्या वो उसे उतनी संजीदगी से नहीं ले रहे हैं, क्या सरकार ने उसके चेक पॉइंट्स नहीं बनाए हैं, आखिर कहाँ चूक हो रही है। आपके जहन में जो भी सवाल है आप ज़रूर कमेंट कीजिए। हम कुछ और मुद्दों पर, कुछ ऐसे ही ज्वलन सवालों पर, प्रश्न पत्रों पर बात करेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।